निम्न प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस पर। तो चर्चा चल रही थी जो एनसीईआरटी की किताब थी उस पर, और उसमें भी अपन ने सर्वप्रथम जो 8वीं क्लास की हमारे अतीत नाम से जो एक किताब आती है, अपन चर्चा कर रहे थे उस पर। उसमें आज तक अपन ने अपने 2 अध्याय जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और अपना तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय के तहत अपनी 2 क्लासें हो चुकी है और आज ये तीसरे अध्याय की लास्ट क्लास है। इसके बाद अपना जो तीसरा अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में अपन प्रयास करेंगे कि थोड़े बहुत इनमें से प्रश्न बनाएंगे ताकि उन प्रश्नों के माध्यम से वापस अपना रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिवीजन जरूरी है किसी चीज का। रिवीजन के बिना कभी कोई चीज याद नहीं होती, उसको बार बार रटना पड़ता है, उसको बार बार रटना पड़ता है, उसको बार बार देखना पड़ता है, तब जाकर वो चीज अपने दिमाग में सेट होती है। तो अपन अपने जो हमारे अतीत की किताब है उसका जो तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। ये पहला पार्ट था, कैसे, कब और कहां, इसके बारे में चर्चा की। उसके बाद में अपना जो दूसरा अध्याय था, कंपनी व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की कैसे सत्ता स्थापित हो जाती है, उसके बारे में चर्चा की। और उसके बाद में जो तीसरा पार्ट था अपना, वो था ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन। अपनी मेन चर्चा चल रही थी इस पर कि कंपनी ने रियासतों को कब्जे में ले लिया, राजाओं को कब्जे में ले लिया, लेकिन जो ग्रामीण जनता थी उन पर अपना अधिकार कैसे जमाया, ग्रामीण जनता से अपना मनचाहा काम कैसे कराया, उसके बारे में अपने चर्चा चल रही थी। एक बार थोड़ी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि फिर खुलने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आशा करता हूं कि आप लगातार अपनी जो क्लासें हैं करंट अफेयर्स की और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं इनका जो अध्ययन है उनकी क्लासें आप लगातार देख रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं और आपका कोई भाई, आपका कोई मित्र अभी तक शब्दवाणी क्लासेस से नहीं जुड़ा है, एनसीईआरटी की इन क्लासों का लाभ नहीं ले पा रहा है, तो यह आपका दायित्व बनता है कि आप उन तक अपनी जो एनसीईआरटी की क्लास है उसको शेयर करें। ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं इसके बाद कि कंपनी कैसे दीवान बन गई थी 12 अगस्त 1765 को। उसके बाद में वो ऐसे रास्ते ढूंढने लगी जिससे ज्यादा से ज्यादा आमदनी जुटाई जा सके। फिर उसने किस प्रकार लोगों के साथ में अत्याचार करना शुरू किया। फिर कंपनी की आमदनी के बारे में पढ़ा, यहां पर अपने एक हाट और बाजार के बारे में पढ़ा जो साप्ताहिक हाट था। उसके बाद में अपन ने उन्होंने सोचा कि खेती में सुधार लाना जरूरी है, तो जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अपन ने इसके बारे में पढ़ा। इसमें क्या होता था कि जो ग्रामीण जनता थी या एक रियासत थी, उसका पूरा जो इनको लगान दिया जाता था वो पहले से तय कर दिया जाता था कि आपको इतना लगान देना पड़ेगा। अब पहले से तय किया गया, उसे इसे स्थायी कहा गया, तो फिर नाम पड़ गया स्थायी बंदोबस्त। फिर स्थायी बंदोबस्त में कौन कौन सी समस्या ये उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा एक नई व्यवस्था के बारे में। ये 1822 में लागू किया एक होल्ट मैकेंजी नामक एक नई व्यवस्था को लागू करने वाले अंग्रेज थे होल्ट मैकेंजी, जिन्होंने 1822 में इस व्यवस्था को लागू किया जिसका नाम रखा गया महालवारी बंदोबस्त। इसमें क्या होता था कि जमींदार के बजाय जो गांव का मुखिया था उसको काम सौंपा गया कि तू ही जनता से लगान या वसूली
करेगा और हम तक पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था कहां स्थापित हुई? तो यह मुख्यतः ब्रिटिश नियंत्रण वाला जो दक्षिणी भारत के इलाके थे वहां पर मुनरो व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो कि पीढ़ियों से जमीनों पर खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि ना तो हमें कोई जमींदार चाहिए, ना ही कोई गांव का मुखिया चाहिए, हम सीधा लगान किससे लेंगे? किसानों से लेंगे। तो उन्होंने भारत के अनेक जगहों पर किसानों की जो जमीन थी उनकी चेकिंग करवाई, वहां की फसल की, वहां की जलवायु का चेकिंग करवाया और फिर देखा कि वहां पर कौन सी फसल हो सकती है और कितनी हो सकती है। फिर जमीन के आधार पर किसानों के लिए लगान तय किया गया था। यह अपनी थी मुनरो व्यवस्था। लेकिन फिर भी ठीक नहीं था, क्योंकि ज्यादातर जो जमींदार थे या किसान थे, जो किसान थे वो लगान या ब्याज तले दब रहे थे, तो उनको कभी ब्याज से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता था। इसलिए यह भी एक अच्छा जरिया नहीं था। फिर उन्होंने, अंग्रेज थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूरोप के लिए कुछ फसलें उत्पादित कराई जाए जिनमें नील की खेती प्रमुख थी। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि पहले जो यूरोप से पश्चिम में क्षेत्र पड़ते थे वहां से वो नील की आमदनी करते थे, नील लाते थे। लेकिन वहां पर जैसे ही नील उत्पादित होना कम हुआ तो उन्होंने नया क्षेत्र ढूंढना चाहा और नए क्षेत्र में उनको भारत मिला। और फिर एक समय ऐसा आया जब यूरोप में जितना भी नील जाता था उसका 95% भारत से जाने लगा। लेकिन भारत के जो किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? अपन ने उसके बारे में भी पढ़ा कि नील की जो नील पौधा होता है वो एक तो जमीन, उसकी जड़ें हैं वो जमीन के अंदर गहराई तक चली जाती है, जिस कारण वो ज्यादा से ज्यादा पानी सोखता है और फिर जो जमीन का उपजाऊपन है वो समाप्त कर देता है, जिससे जिस स्थान पर नील की खेती की गई है आने वाले समय में उस पर कोई दूसरी फसल पैदा नहीं की जा सकती। इसके अलावा किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि अंग्रेजों ने एक रूल बना दिया था कि आपको अपनी जितनी भी भूमि है उस पर 25% भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी। अब वो 25% जमीन का भाग कौन सा? जो सबसे ज्यादा उपजाऊ हो। अब किसान नहीं चाहते थे कि वो अपने सबसे उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करें। और नील की खेती की भी अपन ने अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं पढ़ी। दो प्रकार की अपन ने व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। एक निज खेती और एक रिजती। निज खेती में क्या था कि जो बगान मालिक थे, वो जमीन लेते और उस जमीन पर खेती करवाते। लेकिन उस निज खेती की समस्याएं थी। समस्या क्या थी कि जहां जो इलाके उपजाऊ थे वहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा जमीन थी, तो जो बगान मालिक थे उनको बड़ा खेत नहीं मिल पाता था। इसके अलावा 1 बीघा खेत को जोतने के लिए 2 हल चाहिए। तो इस प्रकार अगर किसी बगान मालिक के पास में 1000 बीघा खेत है तो उसके लिए 2000 बैलों की संख्या चाहिए, वो व्यवस्था नहीं कर पाए। इसके अलावा उनको बड़ा बगान बनाने के लिए आसपास के किसानों को हटाना पड़ता, जो भी एक पीड़ादायक काम था। और इसके अलावा अब जो बगान मालिक थे उनको अपने जो नील की खेती के समय उनको जब बुआई होती थी या उनको जब काटना होता था तो तब जो भारतीय किसान थे वे दूसरी फसलों में बिजी रहते थे। तो ये इस प्रकार की समस्या आ रही थी निज खेती में। तो निज खेती के बाद में नई व्यवस्था शुरू हुई, रैयती व्यवस्था। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयतों की जमीन मतलब इसमें जो बगान मालिक थे वो रैयतों के साथ, रैयतों मतलब किसान के साथ एक अनुबंध करते, किसानों के साथ एक अनुबंध करते। किसानों को कहते कि हम आपको बीज मुहैया कराएंगे, अन्य जो भी साधन है वो हम मुहैया कराएंगे, आप क्या करो, जितना भी आपको खर्चा चाहिए वो आप लो और हमको नील उत्पादित करके दो। लेकिन जब किसान एक बार ब्याज लेता और वापस नील उत्पादित करके दोबारा उसको ब्याज चुकाना पड़ता और नई खेती करने के लिए फिर ब्याज लेना पड़ता। इसलिए धीरे धीरे किसान थे वो सभी ब्याज के तले दबने लगे। ये रैयती व्यवस्था की एक कमी थी। अब उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि नील का उत्पादन किस प्रकार होता था। फिर नील विद्रोह और उसके बाद में,
अब जो स्थानीय जनता थी वो नील का विद्रोह करना चाहती थी। वो चाहती थी कि साहब नहीं, कुछ भी हो जाए हम नील की खेती तो नहीं करेंगे। और नील उस समय एक महत्वपूर्ण पौधा बन चुका था, क्योंकि ज्यादातर जो कलर तैयार किए जाते थे या जो ज्यादातर कपड़े तैयार किए जाते थे उसमें बहुतायत में नीले रंग प्रयोग किया जाता था। अब नीला रंग प्रयोग में किया जाता था तो नीला रंग उत्पादित कहां से होता था? नील से। भारतीय किसान नील उत्पादित नहीं करना चाहते थे। अब उन्होंने नील के प्रति विद्रोह कर दिया कि नहीं साहब, हमसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, हमसे जबरदस्ती नील पैदा करवाया जा रहा है, हम यह काम नहीं करना चाहते। तो देखो, नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जो रैयत थे उन्होंने कहा साहब नहीं। 1857 में क्रांति हुई थी, उसके 2 साल बाद में 1859 में बंगाल के जो हजारों रैयत थे उन्होंने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब जैसे जैसे विद्रोह फैला तो जो रैयत थे उन्होंने कहा नील की खेती तो बंद करेंगे ही, साथ में क्या करेंगे, आपको जो लगान देते थे ना वो लगान भी अब नहीं देंगे। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। अब जो किसान थे वो नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे कि ये हमारी जो मुख्य फसल है, अनाज या धान की फसल है, उसको ये नील खत्म कर रही है और हमसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण उन्होंने कहा क्या है कि ये नील के जो फैक्ट्री लगी है ये, तो उन्होंने नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। और जो लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए और जो बगान मालिकों के लिए काम करते थे, तो बाकी समाज वालों ने कहा कि हम आपको समाज से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ में हो ही नहीं। जो समाज का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। अब बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमासत एजेंटों की पिटाई की गई। अब कभी कभार क्या किया गया कि जो एजेंट आते थे, क्या चल भाई वसूली दे, लगान दे, तो कभी कभार तो ग्रामीण जनता उन जो गुमास्ती या एजेंट थे उनके ऊपर ही पड़ जाते, उनकी पिटाई कर देते। रेतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों के लठियालों या लाठीदारों गुंडों से डरेंगे। जो रेत थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब, डरे वो खूब है, खूब डर लिया, अब हम डरने वाले नहीं है, अब हम डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि ना तो हम नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही ये बगान मालिक के जो गुंडे हैं ना, इन गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी भी होता है। अब नील के किसान थे वो बगावत पे उतर आए। अंग्रेजों ने इतना दमन किया, इतना दमन किया कि उनको बगावत पर उतरना पड़ा। लेकिन एक प्रश्न मन में आता है कि किसानों में इतनी हिम्मत कहां से आई? क्योंकि अक्सर जो लोग दबे होते हैं ना, वो बगावत नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि साहब कुछ तो गड़बड़ लग रही है, केवल किसान बगावत नहीं कर सकते, जरूर किसानों को पीछे से कोई सपोर्ट मिल रहा है। दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी भी होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं को भी समर्थन मिल सकता है। अब मैंने आपको क्या कहा था, बगान मालिक थे, बगान मालिकों के खिलाफ जब किसान बगावत करने लगे तो किसानों को लगा कि जो जमींदार है ना और जो हमारे मुखिया है ना, उनको भी तो अंग्रेज यार प्रताड़ित कर रहे हैं। कई हमारे जमींदारों से जमीन छीन ली और कई जो मुखिया थे जो पहले लगान वसूलते थे, अब लगान सीधा वसूलते, मुखियाओं को कुछ नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा यार हो सकता है कि अपन अगर विद्रोह करें ना तो ये मुखिया और जमींदार अपना सहयोग कर सकते हैं, और अगर ये सहयोग करते हैं तो हमारा तो राजा है, अगर ए सपोर्ट करे तो आपा आगे आगे चल गया। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। यही हुआ
कि कई स्थानों पर जो गांव के मुखिया थे वो भी नील की खेती नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने दबाव देकर उनसे दस्तखत कराए तो वो भी किसानों के साथ जुड़ गए। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए जमींदार गांव गांव घूमने लगे। अब कई जगह तो ऐसी है जहां पर जमींदार जो खुद थे ना, वो भी घूमने लगे कि बगावत करो, नील की खेती बंद करो, नील की खेती बंद करो। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। अब जमींदार को परेशानी यह थी कि जो बगान मालिक है, धीरे धीरे उन बगान मालिकों की ताकत बढ़ रही है और माने तो एकदम चूहे हिरका लेकर डूब गया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन बगान मालिकों का विद्रोह किया जाए, हम अकेले तो कर नहीं सकते, जनता को साथ में ले लेते। नील के किसानों को भी यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। अब नील के किसानों को यह लगा कि हमारा दमन किया जा रहा है, किसके द्वारा? बगान मालिकों के द्वारा। तो हो सकता है कि यार अंग्रेज सरकार भी हमारा सहयोग करे। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। अब 1857 का विद्रोह 2 साल पहले ही हुआ था, अब नील के किसान और विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेजों को लगा यार ये तो गड़बड़ है। बड़ी मुश्किल से 1857 का विद्रोह दबाया था। अब 1859 2 साल बाद में ये नील वाले फिर विद्रोह करने लगे। अब की बार साहब जब भारी विद्रोह हो गया ना तो भागना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने सोच लिया कि अब की बार कैसे भी करके इन किसानों को सेट करना पड़ेगा। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो मजदूरों के साथ में आई। 1859 की जो सर्दी थी उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने नील की खेती वाले किसानों का उनके गांव में दौरा किया। तो मजिस्ट्रेट थे एस्ले ईडन। उन्होंने बरसात के मौसम में, सर्दी के बाद में बरसात का मौसम आता है, थोड़ी गर्मी बाद में बरसात, उन्होंने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रेत मतलब किसानों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई किसान खुद चाहता है तो खेती करे, अगर नहीं चाहता है तो वो खेती नहीं करे। अब यहां पर अपन देख सकते हैं कि नील गांव का एक गीत है। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। तो जब संघर्ष मतलब कठिन परिस्थितियां होती हैं तो लोग हिम्मत बढ़ाने के लिए अक्सर एक साथ में गीत गाते हैं और काम करते हैं। जैसे कि आज के समय में अपने ला होती हैं, ला बहुत कम हो गई है। एक समय ऐसा था जब आसपास में ला होती थी, लोग बिना बुलाए चले जाते थे भाईचारे के रूप में, और बड़े क्षेत्र में पता होता था कि आज फलाने के ला है, सबाना आलनो है। लेकिन वो परंपरा धीरे धीरे अब खत्म हो गई। कहीं पर अगर देखते हैं ज्यादातर तो ला करते नहीं है, और अगर कोई ला करता है तो उसमें मात्र 10-15 जने आते हैं, और वो भी चुपके काम करके चले जाते हैं। किसी प्रकार के गीतों का दोहन नहीं किया जाता है। जब तक गीतों का दोहन नहीं होता तब तक शाह ला ला नहीं वे। अब जब गीतों का दोहन क्यों किया जाता है, गीत क्यों गाए जाते हैं? उत्साह बढ़ाने के लिए, विशेषकर शाम के समय गीत गाए जाते हैं ताकि उत्साह से काम किया जाए, थोड़ा काम फास्ट हो। तो उस समय जो संघर्ष के क्षणों में लोग होते थे वो उत्साह का भाव बढ़ाने के लिए गीत गाते थे। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते हैं। इनमें से एक गीत इस प्रकार का है। जब नील का विद्रोह हुआ था ना, उस दौरान बंगाल का जो निचले इलाके थे उसमें बहुत सारे गीत सुनाई देते हैं। उनमें से एक गीत ये है कि मोली हाथी के बगान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लाठियों वालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। इस प्रकार के गीत चलते थे।
अब अगला, इस नोटिस के आधार पर, जो नोटिस मजिस्ट्रेट ने इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। अब लोगों में खबर फैल गई कि वाह साहब, अच्छा काम हुआ, अच्छा काम हुआ। कह रहे क्या हुआ, ये जो रानी विक्टोरिया थी ना, उसने कह दिया है कि नील की खेती नहीं करनी है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। ईडन चाहते थे कि एक बार लोगों को किसी प्रकार शांत किया जाए, फिर धीरे धीरे उनके साथ किसी प्रकार का समझौता कर लिया जाएगा। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। अब उसकी जो कार्रवाई थी वो तो बड़ा समझदार था। अब किसानों ने सोचा कि यार वास्तव में अंग्रेजों ने अपना क्या किया है, सहयोग किया है, नील की खेती को वो भी बंद करवाना चाहते हैं। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। अब जैसे जैसे विद्रोह फैला, आसपास के जो पढ़े लिखे लोग थे वो जाने लगे बंगाल में कि यार ये क्या नील की खेती है, क्या होती है, कैसे होती है, किसान विद्रोह क्यों कर रहे हैं। वो गांवों में जाने लगे, गांव के लोगों से उसके बारे में जानकारी लेने लगे और उनकी दुर्दशा के बारे में और जो बगान मालिक थे उनके द्वारा की जाने वाली जोर जबरदस्ती के बारे में पढ़ने लगे और नील व्यवस्था के बारे में लिखने लगे। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। अब सरकार को ऐसा लगा कि किसान इतने उत्साहित है, उनको लगा है कि अंग्रेज हमारे साथ में है, ब्रिटिश सरकार हमारे साथ में, तो हो सकता है कि वो बगान मालिकों को नुकसान पहुंचा दे या उनको पीट दे। इसीलिए उन्होंने पुलिस बुलाई, सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। एक आयोग बनाया और आयोग ने कहा कि सबसे बड़ा दोष है वो बगान मालिकों का है, और जो नील की खेती है वो रैयतों के फायदे या रैयतों के हित में नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। आयोग ने रैयतों से कहा कि आप में जो वर्तमान में अनुबंध कर रखा है ना, वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन आगे से आप चाहे तो आप नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। अब बंगाल में तो धीरे धीरे क्या हो गया, नील की खेती बंद होगी, तो जो बगान मालिक थे उन्होंने बंगाल को छोड़ा और धीरे धीरे वो कहां आ गए, बिहार में आ गए, और बिहार में ध्यान देने लगे कि क्यों ना यहां पर खेती करवा दे। अब धीरे धीरे 19वीं सदी आई। 19वीं सदी में जो प्राकृतिक रंग थे उनका उपयोग कम हुआ और जो कृत्रिम रंग थे उनका निर्माण होने लगा। कृत्रिम मतलब रंगों को फैक्ट्रियों में बनाया जाने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है और उसका मेन मुद्दा यहां से निकल कर आया। नील की खेती तो बंगाल में शुरू हुई, तो फिर बिहार में चंपारण आंदोलन कहां से हुआ, तो अपने पूरा पूरा पढ़ा कि किस प्रकार जो बगान मालिक थे वो बंगाल को छोड़कर बिहार में गए, बिहार में जाकर खेती करवाने लगे। और जब बिहार में उनके द्वारा शोषण किया गया तो उस समय जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे। दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो चंपारण से एक आदमी महात्मा गांधी के पास में गया और गांधी जी बहुत पीड़ित है, बहुत लूटा जा रहा है, बहुत बड़ी दुर्दशा है, आप चलो। तो महात्मा गांधी कहां गए, बिहार में गए और बिहार में जो चंपारण था वहां पर बगान मालिक थे, उनके खिलाफ एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था चंपारण आंदोलन। उसकी शुरुआत 1917 में की गई। कब की गई, 1917 में। प्रश्न पूछा जा सकता है चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब की गई, तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 ईस्वी में की गई। एक किसान की दुर्दशा के बारे में या किसान की बात पढ़ लेते हैं कि किसान क्या कहता है कि भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर
चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए, कहीं पर नहीं मिलेंगे इस प्रकार के चीजें जो एकदम इतिहास से आपको जोड़ देती है। उस समय किसानों की कैसी दशा थी उसका मूल रूप यह बताती है कि भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। जब 5 जून 1860 का नील आयोग के सदस्य ने चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से बात की, तो हाजी मुल्ला क्या कहता है उन आयोग के सदस्यों को। WS सीटनकार नील आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या पूछा, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि तुम नील खेती करना चाहते हो, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो बताओ ऐसी कौन सी तुम्हारी शर्तें हैं जिस आधार पर तुम खेती करना चाहोगे। हाजी मुल्ला ने क्या कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। हाजी मुल्ला ने कहा, साहब नहीं, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूं और मुझे नहीं लगता कि कोई नई शर्त मिन राजी कर सके। तब श्री साले कहते हैं, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि अगर हम तुम्हें 1 बंडल का 1 रुपया दे, 1 बंडल का 1 गटर का 1 रुपया दे तो भी तुम खेती नहीं करना चाहोगे। तब हाजी मुल्ला क्या कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो इस स्थिति से अपन को पता चलता है कि उस समय नील के विरोध में किसान कितने प्रगाढ़ रूप से खड़े हो गए थे, कितनी दुर्दशा थी नील के कारण उनकी, वो अपन को इस एक मामूली से छोटी सी 2 लाइन की बात के द्वारा पता चलता है। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। यहां पर देखो वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन के बारे में है कि 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मशीनरी जो बेप्तिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीप समूह का दौरा किया। एक फ्रांसीसी मिशनरी था जो बेप्तिस्त लबात ने, जो कैरिबियाई द्वीप है जैसे कि वेस्ट इंडीज है, उनके पास में आसपास के दूसरे देश है, उनका दौरा किया, इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है, जो लबात की पुस्तक है उससे यह तस्वीर ली गई है। इस तस्वीर में यहां के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजबूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। यहां पर पूरी दिखाई दे रही है कि किस प्रकार जो गुलाम मजदूर हैं वो सेटलर वाट में नील के पौधों को डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से गोल को घुमा रहा है दाएं से दूसरी तरफ। यहां पर अपन देख सकते हैं ये गोल में घुमा रहा है। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। 2 मजदूर है वो उसको सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बगान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर बनाए रखा है या नजर रख रहा है। ये अपना पाठ था, तीसरा पाठ, ग्रामीण इलाकों पर कंपनी का शासन। बहुत अच्छा पाठ था। इस प्रकार की चीजें आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगी जिस प्रकार एनसीईआरटी की किताबों में समझाया गया है। अगर एनसीईआरटी की किताबों तक पहुंच गए ना तो समझ लेना आपके हाथ में लड्डू आ गया, लड्डू। फिर ये प्रश्न है, रेयत का मतलब क्या होता है, माल का मतलब क्या होता है, निज का मतलब क्या होता है, या रेयती मतलब क्या होता है, उसके बारे में। माल अपन ने पढ़ा था ग्राम समूह। रेयत का मतलब क्या है, किसान। रेयती मतलब रेयतों की जमीन पर खेती, और निज मतलब मकान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती होती थी वो। फिर यूरोप में वुड उत्पादकों को खाली स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। जो यूरोप के वुड उत्पादक थे उनको किस कारण अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। फिर 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के कारण बढ़ने लगी। किस कारण बढ़ने लगी, नील की मांग क्यों बढ़ने लगी, उसके बारे में। फिर आगे की खोज से नील की अंतरराष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। किसकी खोज से नील की जो मांग थी उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था, नील के खिलाफ था। फिर स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहले स्थायी बंदोबस्त क्या था,
उसके क्या पहलू थे, किस प्रकार था, कौन सी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था थी, महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी, महलवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में क्या फर्क था, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्या बताएं, मुनरो व्यवस्था के कारण कौन सी समस्या हुई उसके बारे में भी पढ़ा, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, वो नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि बंगाल में जो नील का उत्पादन था वो एकदम बंद हो गया। तो इस प्रकार का ये अपना पाठ था, किसानों पर शासन या ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन। उम्मीद करता हूं कि आपने पहला पाठ, दूसरा और तीसरा अध्याय पूर्ण रूप से देख लिया है। मैंने एकदम अच्छी से अच्छी तरह आपको समझाने का प्रयास किया है, हर उस पहलू तक, हर लाइन को समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद भी करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। शायद इसी तरह आपको और कोई नहीं समझाएगा जिस प्रकार आपको शब्दवाणी क्लासेज पे समझाया जा रहा है। तो अपनी जो क्लास है इसको लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।